हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 43 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम थे अपने रीडिंग नंबर 4 एन ओवरव्यू ऑफ प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट पे। ठीक है, उसकी कंटिन्यूएशन ही चल रही है, लेक्चर 3 है ये हमारा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक जो हमने देखा है इस पूरे चैप्टर में, हमने देखा ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है। ठीक है, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, वेल्थ किसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है, क्या क्या सोर्सेज ऑफ जनरेशन ऑफ वेल्थ है। अब हम इसमें देखने जा रहे हैं जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसकी रिटर्न, रिस्क और ऑब्जेक्टिव्स और उसकी कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि हम ऑलरेडी ये बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं कि जो देखो इसमें क्या बात हो रही है, जो नॉमिनल इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स की बात हो रही है। सबको पता है जो इन्फ्लेशन है इट ईट्स अप योर मनी। ठीक है, इट ऑल्सो ईट्स अप योर रिटर्न्स, क्योंकि जो रिटर्न आएगी, ठीक है, वो उसमें जो हमारी इन्फ्लेशन होगी अगर वो उसको compete नहीं कर पाई, मान लो कि अगर हमारा जो एनुअल इन्फ्लेशन चल रहा है वो 7% है और जो हमारी रिटर्न्स आई है किसी भी इन्वेस्टमेंट एसेट में से वो 6% मान लो या फिर 7% आई है, तो जो हमारे पैसे हैं वो उतने के उतने ही रहे हैं। इट नीदर ग्रीव्ड, ठीक है, वो ग्रीव नहीं हुए हैं। और इसमें जो 7% है इसकी जो परचेजिंग पावर है वो सेम टू सेम रही है, कोई उसको बीट नहीं कर पाई वो। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि हमें जो इन्फ्लेशन है उससे ऊपर ही हमारी जो रिटर्न्स है वो आनी चाहिए, तभी हम एक रिटर्न जो रियल रिटर्न है उसको बोल सकते हैं कि हमने इतना अर्न किया। नॉमिनल जो रिटर्न है जो हम 7% ही देख रहे हैं, ये असलियत में हमें इन कंपैरिजन टू इन्फ्लेशन हमेशा देखना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें बोल रहे हैं कि जैसे लॉन्ग टर्म कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है और वो सेव कर रहा है अपने रिटायरमेंट के लिए, ठीक है, तो उसका क्या मोटिव है कि वो लॉन्ग टर्म की जो अपनी परचेजिंग पावर है उसको एक सेफ गार्ड करके रख सके, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में जो रिस्क होगा वो सबसे बड़ा रिस्क क्या है, इन्फ्लेशन। मान लो जो अभी हम सोच के चल रहे हैं कि जो आफ्टर 60 ईयर्स किसी को अगर जरूरत होगी तो मान लो उसका जो पूरा काम है वो चल जाता है 1 CR में काम चल जाता है, बट इन्फ्लेशन इतनी हुई उस टाइम पे कि उसका जो हम 10 ईयर्स का होराइजन ले रखा था कि हम वो 10 ईयर्स का जो उसका पोस्ट रिटायरमेंट फेज है वो पूरा हो जाएगा, बट वो जो 1 CR है वो सिर्फ 3 ईयर्स या उसके 5 ईयर्स तक ही चले। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है कि हम जो जितने भी फंड मैनेजर्स है वो अपनी जो नॉमिनल रिटर्न्स है वो विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन करे। द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कैन डिफर बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट होराइजन पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन है वो भी उस पर ही डिपेंड करेगी। इन द शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर, ओवर द लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल नहीं रहता, वो और ज्यादा बढ़ जाता है, वो कंपाउंड हो जाता है। उससे क्या होता है, हमारा जो परचेजिंग पावर है ना वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या इसमें ये बोल रहे हैं कि हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा फिर ऐसे एसेट्स के बीच में जो बीट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को या फिर वो हेज कर सकते हैं अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, हेजिंग इन्फ्लेशन मतलब जो भी 7% की इन्फ्लेशन है वो उतना ही 7% तो एटलीस्ट अर्न करके दे रहे हैं, बट अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारे जो एसेट है उनकी भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे कि कौन कौन से ऐसे एसेट्स होंगे जिनकी वैल्यू इंक्रीज होगी अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे या इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन इज नथिंग बट योर इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर टाइम। तो कमोडिटीज सच एज गोल्ड एंड ऑयल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस योर रियल एस्टेट के भी कुछ टाइम तक जो है हम इन्फ्लेशन के साथ रेंटल रेट्स जो है इंक्रीज होते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इतना ज्यादा सब्सटैंशियली हम इंक्रीज नहीं कर सकते कि हर साल हम इंक्रीज कर रहे हैं रियल एस्टेट या रेंटल अपने जो यील्ड्स है। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहे हैं कि जो कमोडिटीज ऑयल होगा ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं एक हेजिंग इन्फ्लेशन का काम करते हैं, बट एसेट्स लाइक इक्विटीज अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम देख रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो आउटपेस करते हैं इन्फ्लेशन को, क्योंकि वो 15% का जो रिटर्न है 15 to 20% या मोर देन दैट हम अर्न कर सकते हैं। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि डिस्पाइट हम जो इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स है हमारे, ठीक है, इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो भी ऐसे बॉन्ड्स जिनके भी जो कूपन्स है वो किससे लिंक्ड होते हैं, इन्फ्लेशन जितनी भी एक साल की जो इन्फ्लेशन होगी तो उससे वो लिंक्ड होते हैं। तो इससे एक तरह से हेज प्रोवाइड होता है डिस्पाइट दैट कि हमारे पास ऑलरेडी ये है वाला बॉन्ड वाला फीचर। डिस्पाइट दैट मोस्ट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट इन्फ्लेशन लिंक। ठीक है, इन पे हम आगे बात करेंगे। जो फिक्स्ड इनकम की सिक्योरिटीज है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, उन पर टैक्सेस लगते हैं, हर एक चीज पे टैक्स लगते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, रिटर्न देख लिया हमने, रिटर्न हमें देखना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर इन्फ्लेशन। अब हम रिस्क की बात करें तो रिस्क एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। उसको हम मेजर कैसे करते हैं, थ्रू क्वेश्चनर्स बनाते हैं जो फंड मैनेजर्स होते हैं, ताकि हम एक तरह से क्वांटिफाई कर सके। एक नंबर प्रोवाइड होता है, जो हम ये क्वेश्चनर्स होते हैं उसमें बेसिकली जो स्कोर कार्ड निकलता है उसमें एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल स्कोर आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल स्कोर आएगा नंबर, तो उसके हिसाब से हम जो एक फंड मैनेजर है वो
बहुत सारी अपनी इम्प्लीकेशन, बहुत सारी जो उसकी गेस वर्क है, ये सब चीजें चलती है कि कितना हो सकता है, क्या हो सकता है। बट इसके जो लिमिटेशंस है क्वेश्चन के, वो क्या है कि वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कोई भी इन्वेस्टर का बिहेवियर। क्योंकि इसका रीजन एक तो ये है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम अपने जो क्वेश्चन है उसका जो सीक्वेंस और स्ट्रक्चर है ना ऑफ क्वेश्चंस, वो कैसे बनाया हुआ है। तो या तो एक तो ये वाली चीज हो गई कि वो अनक्लियर है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे ही मैं पहले भी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ अपनी, कि अगर हम किसी इन्वेस्टर को हम अगर रिलेटिव टर्म्स में कुछ बात करें, मान लो अगर उसके पास कोई पोर्टफोलियो है, 1 लाख का पोर्टफोलियो है, अगर मैं बोल रही हूँ उस पर 1 लाख के पोर्टफोलियो पे 1% का जो रिस्क है वो एप्लीकेबल है, तो 1 लाख का 1% कितना हो गया? 10,000 नहीं, 10,000 नहीं, 1,000। ठीक है, 1,000 हो गया। या मान लो सपोज कर लो 10%, ठीक है, 10% अगर वॉलिटिलिटी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कितना हो गया? 10,000, 10K हो गया। अगर हम इसी चीज को मैं बोलूं कि 1 CR है, ठीक है, 1 CR का 10% 10 लाख रुपीज। तो अगर मैं किसी भी इन्वेस्टर को, ठीक है, या किसी भी इंडिविजुअल की बात करूं, तो अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि हमारा जो 10% का रिस्क होगा, तो वो इतना मतलब इतना ज्यादा वो घबराएगा नहीं ऑलमोस्ट। अगर हम देखें कि 1 लाख और 1 CR का 10% अलग अलग है, ठीक है, नॉमिनल टर्म्स में, बट अगर मैं परसेंटेज या रिलेटिव टर्म्स में बात करूं तो वो तो सेम ही है ना, रिस्क तो सेम ही ले रहे हैं। बट अगर मैं ऐसे बोलूं कि 10K का रिस्क और 10 लाख का रिस्क, तो इन्वेस्टर के मन में क्या आएगा कि नहीं, 10K का रिस्क ठीक है। तो यही चीज होती है कि अगर हम कैसे हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना कौन रिस्क लेने की उसकी कैपेबिलिटी है। तो इससे क्या होता है, गेस वर्क होता है वेल्थ मैनेजर्स का। तो ये क्वेश्चन जो है इसकी एक लिमिटेशन है ये सारी। दे आर हाईली सब्जेक्टिव, जो क्वेश्चनर्स होंगे वो हाईली सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो मैनेजर है ओन रिस्क परसेप्शन इन्फ्लुएंस जरूर करेगा, जो हमारे इन्फ्लुएंस होता है ना रिस्क परसेप्शन, वो जरूर से इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसमें ना कुछ टर्म्स है या कुछ ऐसे रिस्क के, पहले तो रिस्क टाइप्स जो होते हैं जो हमें देखना चाहिए, वो है हमारे एसेट प्राइस और रिटर्न वॉलिटिलिटी। फिर है हमारा ड्रॉ डाउन रिस्क। ड्रॉ डाउन रिस्क भी मैं बता चुकी हूँ। ड्रॉ डाउन रिस्क क्या होता है, एक हमारा जब पीक पे चला गया था कोई रिटर्न, और फिर वो कुछ मतलब एकदम टॉप रिटर्न और बॉटम रिटर्न को जब हम कंपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रॉ डाउन रिस्क। मान लो कि कोई जैसे निफ्टी 50 है, वो टॉप पे थी, ठीक है, ऑल टाइम हाईस पे थी, और वो हमारा उसका जो पोर्टफोलियो का जितना भी रिटर्न आया उसमें इन कंपैरिजन अब जब मार्केट गिर गई है तो कितना है, किसी का अगर ऑल टाइम हाईस पे 10% है रिटर्न, और अब उसका माइनस मान लो से 3 और 2% में चला गया, तो उसका जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं ड्रॉ डाउन रिस्क। तीसरा रिस्क क्या है, द रिस्क ऑफ नॉट अचीविंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। ये भी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, रिस्क टॉलरेंस क्या होता है, रिस्क टॉलरेंस है कि इंसान कितना विलिंग है और कितना केपेबल, कितना एबिलिटी। इसमें ना रिस्क में हमेशा ये चीज याद रखना, विलिंगनेस टू टेक रिस्क प्लस एबिलिटी टू टेक रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक तरह से रिस्क टॉलरेंस है। अब कोई इंडिविजुअल विलिंग तो है कि वो चाहता है कि चलो हाँ रिस्क लेना है, बट अगर उसके पास एसेट्स ही नहीं है, तो क्या वो एबल है कि वो उतना रिस्क ले सकता है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है? नहीं। तो ठीक है, ये वाली जो दोनों टर्म्स है, तो ये भी देखना पड़ता है एक फंड मैनेजर को कि वो विलिंग है और क्या वो एबल भी है वो उसको बेयर करने के लिए उस रिस्क को। रिस्क एवर्जन क्या होता है, उसका उल्टा होता है कि अनविलिंग है इन्वेस्टर टू टेक रिस्क। रिस्क कैपेसिटी क्या होता है, रिस्क कैपेसिटी इज नथिंग बट द एबिलिटी टू बियर दैट फाइनेंशियल रिस्क। इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, और वो डिटरमाइन कैसे हम करते हैं कि एबल है नहीं टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल बाय सीइंग इट्स क्लाइंट्स वेल्थ, इनकम, इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन, लिक्विडिटी नीड्स, और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स। रिस्क परसेप्शन क्या है, देखने का क्या तरीका है किसी इंसान का रिस्क को। ठीक है, परसीव्स द रिस्कीनेस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व। किसी इंसान का जैसे होता है कि कोई ना कोई सर्कमस्टांस जरूर से इफेक्ट करता है। वेरीज कंसिडरेबली अक्रॉस इंडिविजुअल्स। The way losses are presented either as percentage or in currency terms result in different responses from the same person. ये मैं अभी बता चुकी हूँ। Risk tolerance conversations are more suitable. Risk, चलो क्वेश्चनर्स के बाद बात कर रहे हैं कि कन्वर्सेशंस भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कन्वर्सेशंस होती है तो उससे और डीप इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है। जैसे कि हम पूछ सकते हैं कि हाउ मच आर द क्लाइंट्स फाइनेंशियल डिसीजंस इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली एंड फ्रेंड मेंबर्स। ठीक है, व्हाट फाइनेंशियल एक्सपीरियंस हैव शेप्ड द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, क्या क्या रिसेशन के टाइम पे उसका कैसा व्यू था, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। व्हाट आर द क्लाइंट्स पास्ट नोटेबल इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स और सक्सेसेस, ये देखना चाहिए। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट वेल्थ,
कैसे वेल्थ आई है, ये क्या बताएगी, ये एबिलिटी बताएगी और बाकी सारी चीजें बताएगी कि क्या उसका परसेप्शन है रिस्क को लेकर। इससे क्या होता है, वेल्थ मैनेजर्स को ना इनेबल करता है टू एजुकेट क्लाइंट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट रिस्क, एक अच्छी से बताने में हेल्प करता है। अगर कोई इंडिविजुअल है वो इक्विटी से फेमिलियर है, उसको बहुत पता है मतलब ये सारी चीजें, तो हम उसको जल्दी से उस चीजों के बारे में बता सकते हैं। अ वेल्थ मैनेजर में प्रेजेंट अ क्लाइंट विद एन, जो वेल्थ मैनेजर होगा वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा पोर्टफोलियो के ऑप्शंस, और वो जो पोर्टफोलियो चूज करेगा विद डिफरेंट रिटर्न एंड रिस्क पैरामीटर्स, तो उसके साथ क्या होगा, तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो फटाफट से ये लगा लेगा, ये देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है कि जो भी चूज कर रहा है, जो भी क्लाइंट चूज कर रहा है पोर्टफोलियो, वो उसका क्या पर्सपेक्टिव दिखाना चाह रहा है। डायनेमिक है, ये डायनेमिक नेचर होता है ऑफ रिस्क टॉलरेंस कन्वर्सेशन, ऑफर्स द क्लाइंट opportunities to learn about the complexities of investment and associated risk। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दो ऑब्जेक्टिव सामने आए हैं, ठीक है। एक तो ये ऑब्जेक्टिव अगर हम देख रहे हैं किसी भी क्लाइंट है कोई, तो वो एक वन टाइम प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमें हमेशा हर टाइम जाके आइडेंटिफाई करना पड़ता है क्लाइंट के गोल्स, उसकी कम्युनिकेशन बहुत ही मतलब डायनामिक है, वो पीरियोडिकली चलनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी एक क्लाइंट से मिली और वो अभी क्या है, अभी उसने अपना करियर शुरू किया, ही इज नॉट मैरिड और ही और शी इज नॉट मैरिड, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका गोल्स कुछ डिफरेंट होंगे, बट एज सून एज ही और शी गेट्स मैरिड एंड दे हैव स्टार्टेड टू हैव किड्स, ठीक है, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्लस जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो भाई इसमें चीज बोल रहे हैं कि वो एक वन टाइम का प्रोसेस नहीं है, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। तो इसमें दो चीजें हैं, प्लान गोल्स क्या होते हैं जिसको हम ऑब्जेक्टिफाई, जिसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं और क्वांटिफाई कर सकते हैं, और उसका एक एक्सपेक्टेड टाइम होराइजन होता है। बट जैसे कि फॉर एग्जांपल रेसिडेंस लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को कॉलेज का या फिर बीक्वेस्ट छोड़ना है, वेडिंग्स का हो गया, एजुकेशन, लग्जरी आइटम कोई लेना है, फैमिली इवेंट्स है। अनप्लान गोल्स क्या होते हैं, ऐसे गोल्स जो अनफोरसीन है, हमें नहीं पता कि वो होंगे या नहीं होंगे, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टाइम एंड ऑल्सो क्वांटिफाई, ठीक है, और ये भी नहीं पता कि कितनी फंडिंग रिक्वायरमेंट होगी। इसका जैसे एक अच्छा एग्जांपल है, मान लो कि किसी का घर है और उसने इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, बट ऐसा कुछ नेचुरल कैलमिटी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उसका पूरा का पूरा जो घर है वो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो गया उस कैलमिटी में। तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि चलो 50 लाख का उसको लॉस होगा, बट वो 50 लाख का ना होके उसको 2.5 CR का लॉस पड़ा। तो वॉज इट लाइक इमेजिन कि कोई ये सोचेगा कि उसका पूरा घर लॉस हो जाए, नहीं। तो ये जो सारी चीजें होती है अनप्लान गोल्स होती है, ये भी एक इमरजेंसी फंड के अंदर आएगी, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ केयर अगर सिस्टम है, कोविड का किसी को नहीं पता था, किसी के भी इंश्योरेंस में कोविड जैसी चीज कवर नहीं थी, बट अब जो बोल रहे हैं कि कोविड कवर होने लगे क्रिटिकल इलनेस के अंदर, तो जो कोविड वाली चीज थी वो किसी ने भी अनप्लान थी, तो वो ये सारे गोल्स होते हैं। तो वेल्थ मैनेजर्स क्या करते हैं, दे असिस्ट क्लाइंट्स विद सेटिंग प्रायोरिटीज when they have multiple parallel or conflicting objectives, ठीक है। should conduct periodic reviews of the client's financial circumstances, their goals, modify करना पड़ता है investment strategy को with time, जब उनके goals और circumstances change हो जाते हैं। इसमें जो ये हमारा लास्ट वाला सब टॉपिक है, दिस इज योर इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन और इन्फ्लेशन। इम्पैक्ट क्या होता है टैक्सेशन और इन्फ्लेशन का, ऑन व्हाट, ऑन रिटर्न्स, ठीक है, रिटर्न्स पे इनका क्या फर्क पड़ता है। अब जो टैक्स सिस्टम है वो सबके उसमें डिफरेंट होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी टैक्स तो लगता ही लगता है, बट साथ में एक जो हमारा इन्वेस्टमेंट, इसमें जो ये है इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशंस और कैपिटल गेन्स, जो ये सारी चीजें हैं, ये एक स्पेशल कैटेगरी है, क्योंकि हम एक तो हमें सबको पता है वेजेस जो होते हैं या सैलरीज जो होती है वो क्या होती है, हमारी नॉर्मल इनकम में आएगी, तो ये हमारा इनकम टैक्स के अंदर आता है। बट जो अगर हमारे जो दूसरे और ये सारी इन्वेस्टमेंट इनकम है, इन सबको हम कैसे इनको हम सब कैसे टैक्स करते हैं, तो दे आर फ्रीक्वेंटली टैक्स, और ये डिपेंड करता है कि कितने विच टाइप ऑफ इनकम और एसेट या लॉसेस कौन से हैं, कहाँ डोमिसाइल है किसी का, ठीक है, और जो टैक्स स्ट्रक्चर्स होंगे वो वेरी करते हैं ग्लोबली एंड कैन चेंज जैसे जैसे नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंटल ज्यूरिसडिक्शन की चेंज होती है, ठीक है। मोस्ट कंट्रीज एंड देयर टैक्स सिस्टम्स बिल्ड ऑन अ प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट होता है कि जैसे ये अगर मान लो कि ये इनकम है, इनकम इंक्रीजिंग है, तो वैसे ही वेज जो है जो टैक्स रेट होगा वो भी इंक्रीजिंग टर्म्स में होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि 3 to 5 लाख इतना टैक्स है, फिर 6 to 7 इतना, ऐसे ऐसे करके एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज वैसे वैसे टैक्स का जो स्लैब है वो भी इंक्रीज। देयर आर सम कंट्रीज जहां पे टैक्स सिस्टम जो है वो फ्लैट है, इन विच ऑल इनकम इज टैक्स एट द सेम रेट रिगार्डलेस ऑफ द टोटल इनकम अर्न। इसमें क्या फ्लैट मतलब क्या होता है कि हर इनकम सेम एक टैक्स रेट लग रहा है। एग्जाम्पल, टैक्स जो सबसे कम है वो हम दुबई को या फिर
जो और ये सारी कंट्रीज है मिडिल ईस्ट की, इनमें जो बोलते हैं हम वो इनको बोलते हैं हम टैक्स हेवन कंट्रीज है, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस बहुत कम है और टैक्सेस सबसे ज्यादा जो रिच पीपल है उनको इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो सैलरी या जो वेल्थ होती है, सैलरी नहीं बोलूंगी, वेल्थ जो होती है या बिजनेस जो इनकम होती है वो बहुत ही मेजर पार्ट होता है, तो उस पर टैक्स लगेगा, तो एक मेजर प्रपोर्शन उनकी जो रिटर्न्स है या वेल्थ से चला जाएगा। अब टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट इनकम है, एक है हमारी टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट इनकम और एक है हमारी टैक्स एडवांटेज इन्वेस्टमेंट इनकम। टैक्स एडवांटेज यानी कि कोई मान लो कोई ओल्ड एज पर्सन है, ठीक है, उसका जो पेंशन फंड्स है, जो पेंशन है वो मान लो कि नहीं टैक्स होता, तो वो हम उसको बोल सकते हैं कि टैक्स एडवांटेज इंस्ट्रूमेंट है। या फिर कोई एग्जांपल, कोई सोल्जर है, उसकी जो वाइफ है उसको हम बोल रहे कि चलो उसकी जो इनकम होगी उस पर हम टैक्स नहीं कर रहे, तो ये सारे क्या होंगे, टैक्स एडवांटेज इन्वेस्टमेंट इनकम होगी। अब जो इन्वेस्टमेंट इनकम वो क्या क्या होती है, एक तो इंटरेस्ट इनकम होगी, फिर होगी डिविडेंड इनकम, फिर होगी कैपिटल गेन्स, ठीक है। वैसे ही टैक्स एडवांटेज में इसमें क्या होगा, ऑर्डिनरी इनकम टैक्स ही लगेगा, टैक्सेबल अगर इन्वेस्टमेंट इनकम है। बट अगर हम टैक्स एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो रिड्यूस्ड इनकम टैक्स लगेगा, थोड़ा कम लगेगा इनकम टैक्स, ठीक है। एक्सक्लूड भी हो सकता है, जैसे कि इसमें भी हम देख सकते हैं एक्सक्लूड हो सकता है, या फिर वो हमें कम देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू योर इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स अगर मान लो किसी का इनकम टैक्स 30% है तो 30% से कम लगेगा, या फिर वो पूरा एक्सक्लूड हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स एडवांटेज एक तरह से मिल रही है। कैपिटल गेन्स भी अभी हम देखेंगे, कैपिटल गेन्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म वर्सेज शॉर्ट टर्म रेट, ठीक है, और कैपिटल लॉसेस, डेफर्ड टैक्स। टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, अब इन्वेस्टमेंट इनकम में इंटरेस्ट इनकम आएगी या डिविडेंड इनकम आएगी और आएगा हमारा कैपिटल गेन्स। अब सबको पता है कैपिटल गेन्स होते हैं दो तरह के, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी होगा उसमें हमारे जो टैक्सेस होंगे वो कम होते ज्यादा होते हैं, हमेशा कम होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो प्रमोट करती है कि लोग ज्यादा टाइम तक, लॉन्गर टाइम होराइजन तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो कंट्री की डेवलपमेंट होगी। क्योंकि जब भी मार्केट में पैसा आएगा तो मार्केट में पैसा कहां से आएगा, वो कंपनीज को मिलेगा, तो कंपनीज क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, ग्रोथ की तरफ जाएगी, अपने प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, सेल्स इंक्रीज, रेवेन्यूज वगैरह इंक्रीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी, तो अल्टीमेटली किसको फायदा होगा, कंट्री को फायदा होगा, कंट्री को फायदा होगा तो गवर्नमेंट को फायदा होगा, गवर्नमेंट को होगा तो वो टैक्सेस जो है लोगों के पास इनकम आएगी, डिस्पोजेबल इनकम, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम आएगी तो टैक्स वो इंक्रीज कर सकती है। और तो जो इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम के जो स्पेशल चीजें है वो है कि हम चलो ठीक है कुछ चीजें एक्सक्लूड कर सकते हैं, हम फेवरेबल टैक्स दे सकते हैं, ठीक है। और इन सम ज्यूरिसडिक्शन जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है मे नॉट बी सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, टैक्सेशन के वो नहीं होता, ये कुछ कुछ उसमें है, ठीक है। और डिविडेंड इनकम की अगर हम बात करें तो इसमें ये बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, डिविडेंड दो डुअल हो सकता है, डुअली टैक्स हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डुअली टैक्स कैसे हो सकता है, जब एक कॉर्पोरेशन या एक कंपनी है, कंपनी ए, उसने डिविडेंड्स दिए, तो वो क्या डिविडेंड्स कहां से आए, उसके जो उसने अर्निंग्स किए, जो उसकी जो भी बच गए पैसे, वो जो बचे हुए पैसे हैं डिविडेंड्स, वो डिविडेंड्स हो गए। अब वो क्या करेगी, डिविडेंड्स किसको देगी, जो भी चलो प्रॉफिट हुआ उसका, ठीक है, एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स एक्सपेंसेस, इट्स टैक्स कंसिडरेशन, सब हटा के जो भी बचा है पैसे वो कंपनी के पैसे हैं। अब वो या तो वो डिविडेंड्स दे सकती है या फिर वो अपने बिजनेस में लगा सकती है। चलो ठीक है, उसने डिविडेंड्स दिए, तो एक तरह से ये क्या है, इनकम या फिर बिजनेस जो पूरा जो उसकी इनकम है वही है। तो ये डिविडेंड्स जो है दो तरह से टैक्स हो सकते हैं, एक तो ये वाला जो ये डिविडेंड्स है यहाँ पर टैक्स होगा, प्लस ये डिविडेंड्स किसके पास जाएंगे, शेयर होल्डर्स के पास, तो शेयर होल्डर्स को भी हम अब टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या दो दो बार टैक्स लगेगा, नहीं। या तो ये हो सकता है टीडीएस, टीडीएस क्या होता है, टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, एट सोर्स मतलब जो ये कंपनी है वही पे कर देगी, और अगर इसके शेयर होल्डर से अगर बाय चांस ही कट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्स क्रेडिट हो जाएगा उसको, ठीक है, वही अमाउंट जो थोड़ा मतलब जो इसने पैसे दिए वो टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। तो डिफरेंट टैक्स रेट्स होते हैं, अप्लाई होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स में। टैक्स सिस्टम में कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड होती है, जैसे एग्जांपल 5 लाख, अगर हमारे उसमें क्या है, हमारे इंडिया में 0 से लेके 5 लाख का जो टैक्स है, 5 लाख अगर कोई एनम कर रहा है, 5 लाख पर एनम, तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वही इसमें बोल रहे हैं कि कुछ कुछ एक थ्रेशोल्ड होता है जिसके बाद हमें टैक्स नहीं देता, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। कैपिटल गेन्स कैन बी ऑफसेट बाय कैपिटल लॉसेस, अगर किसी के लॉसेस हुए हैं तो वो भी एक प्रोविजन मिलता है कि 5 ईयर्स तक या 3 ईयर्स तक अब जितना भी टैक्स लॉस हुआ है इन द प्रीवियस ईयर्स, तो हम उसको एक तरह से कवर अप कर सकते हैं अगर नेक्स्ट ईयर में गेन हुआ है। ये नहीं कि हम गेन्स का अभी पैसे दे देंगे या टैक्स दे देंगे बट वो टैक्स नहीं देंगे क्योंकि हमारा प्रीवियस लॉस हो चुका है, तो उसको हम कवर कर सकते हैं। In a progressive tax system, the different tax brackets are graduated and the marginal tax rate is the rate at which the highest level of income is taxed. ठीक है,
फिर हम बात करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ एक्रूअल टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। एक्रूअल टैक्सेस क्या होते हैं? दे आर लेवीड एंड पेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, यूजुअली एनुअल। एक्रूअल मतलब बाद में हम दे रहे। डेफर्ड टैक्सेस क्या होता है? जो हम अभी पे नहीं कर रहे, हमें मान लो 0 से लेके 1 ईयर जो टाइम था हमें इसमें पे करना था, बट हमने इतने में नहीं पे किया, हम इसको डेफर कर रहे हैं, मतलब पोस्टपोन कर रहे हैं, पोस्टपोन अंटिल फ्यूचर टाइम। अब ये क्या है हमारा? ये है एक हमारा रिटर्न, या जो जितने भी हमारी एक्यूमुलेटेड फ्यूचर इनकम है कि हमारी कितनी एक्यूमुलेट होगी, ये है हमारा टैक्स रेट। ठीक है, ये है हमारा टैक्स रेट। जो भी एक रिटर्न जो हमने अर्न की है उस पे हमारा कितना टैक्स लग रहा है, टैक्स कंसिडरेशन लेके जो हमारी रिटर्न होगी या फ्यूचर एक्यूमुलेटेड हमारा वेल्थ होगा, वही है। टी क्या है हमारा? जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है। टैक्स ड्रैग क्या होता है? टैक्स ड्रैग मान लो कि मैंने ना एक पोर्टफोलियो पे अर्न किया, मान लो 15% अर्न किया है, ठीक है, एक पोर्टफोलियो पे 15%, दिस इज विदाउट टैक्सेस। ठीक है, दिस इज विदाउट टैक्सेस। बट अब मैं टैक्सेस की अगर बात कर रही हूं तो वो हो गया मान लो 12% हो गया वो रिटर्न्स विद टैक्सेस। तो ये मेरा कितना रिटर्न कितना गिर गई? 3% गिर गई। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? टैक्स ड्रैग बोल रहे हैं। द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन एन इन्वेस्टमेंट नेट रिटर्न्स। ठीक है, टैक्स ड्रैग क्या होती है? जो विदाउट इनकम और विद टैक्सेस जो है उसको कंसिडर करते हैं जब हमारी जो रिटर्न है वो गिर जाती है। द टैक्स ड्रैग इंक्रीजेस विद हायर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एंड लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजंस। टैक्स ड्रैग जो है पॉजिटिवली रिलेटेड है किससे? जितना ज्यादा हायर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स होगी और जितना ज्यादा लॉन्गर टाइम होराइजन होगा उतना ज्यादा हमारा टैक्स ड्रैग होगा। द इम्पैक्ट ऑफ डेफरल ऑफ टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। डेफरल, जब हम डेफर कर रहे हैं टैक्सेस का तो उसका इम्पैक्ट क्या है इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स में? तो जो कैपिटल गेन्स है वो क्या होता है? टिपिकली दे आर इनकर्ड व्हेन एन एसेट इज सोल्ड। जब हम कैपिटल गेन जो टैक्स होगा वो हम कब देंगे? जब हमें कोई रियलाइज्ड पैसे, जब पूरा वो एसेट सोल्ड हो गया उसके बाद ही तो हम वो कैपिटल गेन्स देंगे। ठीक है, रियलाइज गेन्स पे लगता है। और जो टैक्स एडवांटेज इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स होता है वो हेल्प करता है डेफर करने में कैपिटल गेन्स टैक्सेस। वो हेल्प एक तरह से, एक तो रिड्यूस्ड इनकम तो है ही, एक्सक्लूड भी हो सकते हैं। अब इसमें डेफर्ड कैपिटल टैक्स का भी उनको एक फायदा मिलता है। इफ द टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज डेफर्ड अंटिल द एंड ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट होराइजन। एंड इसमें ना मैं एक चीज भूल गई, ठीक है, इसमें बट यही थी, ये जो फॉर्मूला है वो वापस से रिपीट हुआ था, ये उसी फॉर्मूले की अगेन बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स विद डेफर्ड कैपिटल गेन्स टैक्सेशन कैन बी मोर टैक्स एफिशिएंट देन दोज विद एनुअल टैक्स रिटर्न्स इवन इफ द मार्जिनल टैक्स रेट्स अप्लाइड ऑन बोथ द रिटर्न्स आर सेम। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो रिटर्न्स अगर सेम है ना और हम डेफर्ड कैपिटल गेन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा मोर टैक्स एफिशिएंट होगा, हम उसमें टैक्स कम देंगे अगर हम डेफर कर रहे हैं टैक्सेस को एज कंपेयर टू अगर हम एनुअली टैक्स दे रहे हैं। अगर मान लो कि डेफर करने पे भी और जो हम साल में टैक्स दे रहे हैं वो 10% ही है, बट अगर हम डेफर कर रहे हैं ना तो उसमें हमें टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। जो एडवांटेज ऑफ टैक्स डेफरल कंपाउंड्स होते हैं, द एडवांटेज ऑफ टैक्स डेफरल कंपाउंड्स ओवर टाइम even if deferred capital gains और tax advantage investments have higher tax rates। अगर हम बात कर रहे हैं, चलो डेफर्ड, अभी इसमें हम बोल रहे थे कि चलो सेम है, सेम में तो ठीक है कोई इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर हायर भी है एनुअली जो टैक्स दे रहे हैं हम और एज कंपेयर टू अगर हम बात कर रहे हैं जो डेफर्ड कैपिटल गेन्स की, कैपिटल जो डेफर कर रहे हैं उसके रेट भी हाई है, ठीक है, और जो एनुअली टैक्स पे कर रहे हैं उसका रेट कम है, तो उससे क्या होगा? डेफर वैल्यू फिर से वो आउटवे करेगी उस चीज को, चाहे वो ज्यादा भी वो पे कर रहा है ना उसका, तो फिर भी उसको फायदा होगा। जो ये डेफर कर करके जो रिटर्न रिलेटिव एक्यूमुलेशन होगी बहुत ज्यादा हो जाती है, सिग्निफिकेंट लार्जर हो जाती है व्हेन गेन्स कैन बी डेफर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए डेफर कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, पर्टिकुलरली फॉर हाई, अगर हमें हाई रिटर्न चाहिए तो। The benefits of tax deferral can be diminished or even completely extinguished if investment taxes taxed on an accrual basis offers sufficiently large risk adjusted returns। इसका मतलब क्या है कि परचेज अगर हमने की है कोई सिक्योरिटीज, अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज हमने कोई सफिशिएंटली बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज हमने परचेज की है, तो हम क्या कर सकते हैं? कैन ओवरकम टैक्स ड्रैग, टैक्स ड्रैग को वो ओवरकम कर सकते हैं इवन इफ द इन्वेस्टमेंट टैक्स इज हेविली ऑन एनुअल बेसिस। मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर हमने सफिशिएंटली हाई रिटर्न्स कमाई है, हाई रिटर्न्स हम कैसे कमा सकते हैं? तब हम बाय लो करेंगे और सेल हाई करेंगे। जब बाय लो और सेल हाई का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा कब होगा? जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसकी चल रही है उससे, मतलब हम अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज को बाय कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? एक डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, तो जो वो ओवरकम कर सकते हैं टैक्स ड्रैग को, क्योंकि अगर हमारी जो टैक्स ड्रैग है वो 3% है, बट जो रिटर्न्स है वो हमारी कितनी है? मान लो 5% है, तो वो क्या होगी? एक तरह से फायदा हो गया। तो फॉर टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट्स विद लोअर रिटर्न्स
देयर मे नॉट बी बेनिफिट्स फ्रॉम डिलेइंग टैक्सेस। अगर लोअर रिटर्न से तो फायदा क्या है, फिर हम डेफर कर रहे हैं। तो इसमें ये बोल रहे हैं लास्टली टैक्स सिस्टम हैव लोअर कैपिटल गेन्स टैक्स rates compared to other investments or ordinary tax rates, particularly providing a dual benefit for capital gains return। dual benefit क्यों मिल रहा है अगर हम capital gains tax को defer कर रहे हैं, इसमें क्यों मिल रहा है हमें, क्योंकि एक तो टैक्स डेफरल का एडवांटेज है, प्लस देयर इज अ फेवरेबल टैक्स रेट अपॉन रियलाइजेशन ऑफ गेन्स, एक फेवरेबल जो हमें रेट है वो भी मिल रहा है। सेकंड, जो कैपिटल गेन्स टैक्स है रेट्स ऑन अ लॉन्गर होल्डिंग पीरियड, उसमें क्या है, जो हमारा एलटीसीजी है, एलटीसीजी क्या होता है, लॉन्गर टर्म कैपिटल गेन जो है वो लोअर टैक्स रेट होता है, और ताकि वो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स को एक तरह से इंकरेज कर सके। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज टास्क। हमारा अभी जो चैप्टर है ये सिर्फ लास्ट डे का चैप्टर बचा है। डे 44 में हमारे पूरा चैप्टर और पूरी ये जो रीडिंग है ये कंप्लीट हो जाएगी। हमारा 44th डे 90 डे का जो चैलेंज है हमारा, उसमें से 50 डे, अभी जो हाफ है 45 डेज वो हुए नहीं है, बट हम पूरे एकदम एग्जैक्ट पेस पे चल रहे हैं कि हमने 15 जो अपने चैप्टर्स है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 44th डे में जो हमारा कल होगा हमारा पूरा सब खत्म हो जाएगा, वो 15 चैप्टर्स और 15 बच जाएंगे, जो कि 4 अगर इसमें से हो रहे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में से तो 3 बच जाएंगे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के, प्लस जो 8 चैप्टर्स है जो मेरा पाथवे है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो उसमें 8 चैप्टर्स है, 8 रीडिंग्स है, प्लस योर 4 चैप्टर्स है एथिक्स के, वो तो सबके कॉमन ही है, बट मैं अभी एथिक्स जो है वो मैं सबसे लास्ट में लूंगी, ठीक है, क्योंकि हमें एथिक्स जो है सबसे लास्ट में ही पढ़ना चाहिए। उसका रीजन कुछ ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बट ठीक है, ये मेरा एक स्टडी वो है कि मैं ऐसे पढ़ती हूँ, स्टडी शेड्यूल है मेरा, स्टडी पैटर्न है, तो इसमें एथिक्स लास्ट में होगा। ये जो 4 चैप्टर्स होने के बाद जो 3 चैप्टर्स बचेंगे, इसके साथ हमारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे जो अपना नेक्स्ट जो अपनी रीडिंग है स्पेशलाइज्ड पाथवे, फिर ऑलमोस्ट शायद उसमें पूरा वन मंथ पूरा लग जाएगा, ठीक है, मेजॉरिटी पोर्शन है, क्योंकि मेरे को लग रहा है दिसंबर तक ही शायद हो जाएगा, दिसंबर से पहले, न्यू ईयर से पहले हमारा पूरा हो जाएगा एथिक्स को छोड़ के। चलो ठीक है, देखते हैं। स्टे कंसिस्टेंट, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट। ओके, बाय, साइनिंग ऑफ।